हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम देखेंगे बंध्यता स्टेरिलिटी क्या होती है। तो बंध्यता इसे ही हम अगर देखें तो साधारण भाषा में इसे बांझ कहा जाता है। तो बांझ एक काफ़ी अपमानजनक सा शब्द लगता है, तो लेकिन ये इस बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है और इसकी क्या खासियत होती है, तो या फिर ये किस तरह से ये समस्या होती है, तो इसे आज हम देखेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो बंध्यता के बारे में बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करें अगर हम, तो जनरली अगर हम जनन स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं और अगर स्टेरिलिटी की बात न करें तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर हम बात करें भारत सहित पूरी दुनिया में, तो बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं जो बंध्य हैं, जो स्टेराइल हैं, अर्थात पूरी तरह से वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हैं, अर्थात उन्मुक्त असुरक्षित सहवास के बावजूद भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें किसी भी तरह से मैथुन क्रिया खास सामान्य रूप से नहीं होती है, फिर भी वो असुरक्षित सहवास के बावजूद या फिर सुरक्षित सहवास के बावजूद भी वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इनके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। बात हम कर सकते हैं जैसे किसी भी तरह से शारीरिक कमजोरी हो सकती है, शारीरिक गड़बड़ी हो सकती है, जन्मजात कोई समस्या हो सकती है, या फिर कोई ऐसे रोग हो सकते हैं उनमें जिसकी वजह से वो स्टेराइल हों, या फिर किसी औषधि का दवा का साइड इफ़ेक्ट हो, या उनके अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट उपलब्ध न हो। साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो जो दंपत्ति होते हैं वो जनन में असमर्थ हो सकते हैं। इसके अनेक और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें भारतवर्ष में प्रायः जो दंपत्तियां होती वो बच्चा न होने के लिए अगर दोषी खास रूप से मानते हैं तो वो लोग स्त्रियों को मानते हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश में ज़्यादातर लोग इतने मतलब नासमझ टाइप के लोग होते हैं कि जो खास रूप से जो रूरल एरिया में ऐसी भ्रांतियाँ ज़्यादातर होती हैं कि अगर किसी भी तरह से अगर किसी दंपत्ति में स्टेराइलिटी वाली कंडीशंस है तो उसके लिए वो औरत को ही जिम्मेदार मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, दोनों में कोई कमी हो सकती है, चाहे स्त्री साथी में चाहे पुरुष साथी में किसी तरह की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। अगर हम ऐसी समस्याओं का निराकरण या समाधान करने के लिए बंध्यता क्लिनिक आदि की सहायता लें या फिर एक कुशल चिकित्सक की सलाह लें, तो ऐसी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, या फिर अगर संभव हो सकता है तो हम ऐसी समस्याओं से निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण जनरली अगर आप देखें तो कुछ ऐसे विकार या समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से जो दंपत्ति होते हैं वो नए संतान को जन्म देने में असमर्थ होते हैं, और कई कंडीशंस में ज़्यादातर जो कंडीशंस होती है ऐसी कंडीशंस में इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। और कई तरह की तकनीकें वर्तमान समय में विकसित हो चुकी हैं, जैसे हम बात करें सहायक जनन प्रौद्योगिकी एआरटी की, तो ये जो जनन प्रौद्योगिकी है ये काफ़ी कारगर है, जैसे कई तरह की समस्याओं को सॉल्व करके जो दंपत्ति हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो जो स्टेरिलिटी वाली जो कंडीशंस होती है तो 40% जो स्टेराइल वाली कारण होता है, स्टेरिलिटी का जो कारण होता है उसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 40% में फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो 40% ऐसी समस्याएं होती हैं जिन कंडीशंस में जो स्त्री होती है उसकी वजह से जो दंपत्ति है वो संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 40% में मेल रिस्पॉन्सिबल है, तो 40% में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 20% कंडीशंस बच रही हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो पुरुष साथी और स्त्री साथी हैं इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, दोनों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो जनरली क्या है बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हैं।
अब इसी कड़ी में अगर हम देखें तो वर्तमान समय की एक काफ़ी प्रचलित विधि है जिसे पात्रे निषेचन कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, काफ़ी चर्चित तकनीकी है जिससे जनरली क्या किया जाता है, शरीर से बाहर, शरीर के जैसा ही इसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो जो माँ का गर्भ होता है, यूट्रस होता है, तो जिस तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ पर होती है, सेम उसी तरह की कंडीशंस हम यूट्रस के बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे उसी के अंदर भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। तो जो एम्ब्रियो होता है, जो जनरली जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के बाद उसे उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो पूरी तरह से वहाँ पे डेवलप हो। और जब वो थोड़ा सा विकसित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाद में उसे क्या करते हैं, वुम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरली ये कंडीशन तब आती है जब जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है, उसमें सेल डिवीज़न होने लगता है, तो एट सेल्ड स्टेज तक जब वो आ जाता है तब उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो विधि है वर्तमान समय की, ये काफ़ी लोकप्रिय विधि है जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। तो टेस्ट ट्यूब कार्यक्रम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और ये एक तरह से प्रयोगशाला विधि है जिसमें पत्नी का दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए जो शुक्राणु होते हैं, उनको प्रयोगशाला में क्या करते हैं, निषेचित कराने का कार्य किया जाता है। तो जनरली मेल या फीमेल अगर किसी एक में से भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम्स हैं तो दोनों की स्थिति में प्रॉब्लम्स किसी में भी हो सकती है, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम्स हो, वो मैटर नहीं करता है। तो जनरली इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का जो ओवम होता है, उन दोनों को हम लोग प्रयोगशाला के अंदर फर्टिलाइज कराने का काम करते हैं। तो ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना होकर जनरली लैब के अंदर कराई जाती है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंडर कराई जाती है। फिर उसके बाद जब वो जाइगोट भ्रूण में विकसित होता है और 8 अर्थात ब्लास्टोमियर तक की स्टेज में पहुंच जाता है, तब उसे फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे युग्मज अंतः डिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT कहते हैं शॉर्ट में इसी को। तो और जो 8 भ्रूण ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, वो जनरली उसे परिवर्धन करने हेतु गर्भाशय के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अगर कंडीशंस मतलब जो एम्ब्रियो है, अगर वो उसकी सेल डिवाइड करके 8 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर 8 से ज़्यादा सेल्स बन चुकी हैं तब उसे डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएँ एक कुशल चिकित्सक की रेख में होती हैं। कुछ दवाओं का उपयोग किया जाता है, साथ ही कुछ स्टेरॉयड और हार्मोन्स को भी बैलेंस किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि वो पूरी तरह से जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसे कंडक्ट करने में, उसे एक तरह से यूट्रस के अंदर उसे एक्सेप्ट करने में पूरी तरह से जो यूट्रस है वो रेडी होना चाहिए। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT के नाम देते हैं। तो जनरली अगर जो फीटस है, अगर उसे डायरेक्टली गर्भाशय में यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन को इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT कहा जाएगा। अब क्या होगा, जिन स्त्रियों के अंदर गर्भधारण की ज़्यादातर समस्या होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उनमें हम लोग क्या करते हैं, जीवे निषेचन। तो जीवे निषेचन क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन कराया जाता है। और भ्रूणों के बनने के बाद जब भ्रूण बन जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो गर्भधारण क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका जो यूट्रस होता है, यूट्रस में
हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर यूट्रस छोटा हो सकता है, या फिर उसमें जनरली किसी भी तरह का कोई और इम्बैलेंस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो हो जाती है, पर जो यूट्रस होता है वो गर्भ को धारण नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति के कारण हम जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मक बनता है उसे हम बाहर ट्रांसफ़र करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उसको पूरी तरह से बाहर ही विकसित करने का कार्य करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर ही। जब वो विकसित हो जाता है तो उसके बाद उसे विकसित होने के बाद उसे एक फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट देकर ही उसे यूट्रस के अंदर दोबारा ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ऐसे मामले जहाँ स्त्रियाँ अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, लेकिन निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उनके यूट्रस पूरी तरह से फ़ेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली अंडाणु और शुक्राणु को बाहर की तरफ उसे निषेचित कराने का काम करते हैं। तो जनरली जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिसमें ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो मेल पार्टनर होता है वो पूरी तरह से सक्षम होता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग जनरली किसी दूसरी फीमेल से ओवम लेके और उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज करा देते हैं। जब वो पूरी तरह से जाइगोटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति के बाद तब उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो हार्मोन्स हैं उस टाइम पे हार्मोन्स का जो लेवल होना चाहिए, साथ ही जो एक फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए यूट्रस की, उन सारी बातों को चिकित्सक की देखरेख में ये सारा प्रक्रिया किया जाएगा और फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसी जो स्थिति होती है ये प्रयोगशाला में ही जनरली कराई जाती है। तो इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे शॉर्ट में बोलते हैं ICSI। तो इंटरनल सेल्स इंटरनल ये क्या हो गया, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो जनरली इसे ICS नाम देंगे। दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया क्या होगी, जिसमें शुक्राणु सीधे अंडाणु से अंतःक्षेपित किया जा सकता है। बंध्यता के ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें पुरुष साथी स्त्री को में वीर्य सेचन करने योग्य नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेल पार्टनर होगा उसमें वीर्य सेचन की क्रिया, इंसेमिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो जो मेल पार्टनर होता है उसके योग्य नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस में स्खलित वीर्य से शुक्राणुओं की संख्या उसमें बहुत कम होती है, तो अर्थात उसमें शुक्राणु दोष होता है। तो ऐसी कंडीशंस के कारण कृत्रिम वीर्य सेचन AI तकनीकी के द्वारा जनरली हम क्या करते हैं, पति या स्वस्थ दाता किसी दूसरे व्यक्ति से शुक्राणु लेकर और कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में उसका निषेचन कराया जाएगा, मतलब स्त्री के योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय में उसे प्रविष्ट कराया जाएगा। तो ऐसी जो विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन IUI नाम देते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। सभी तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से ही और परिशुद्धता और पूर्ण संचालन, मतलब जो कुशल चिकित्सक होते हैं उनके माध्यम से ही ये हैंडल कर सकते हैं। कुछ तकनीकियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, और इसलिए पूरे देश में फ़िलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ ही शहरों में उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इसके लाभ भी जो है कुछ सीमित लोगों तक ही हैं, अर्थात सभी लोग इन सारी तकनीकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही कुछ और दूसरे कारण हो सकते हैं, कुछ लोग भावनात्मक रूप से या धार्मिक और सामाजिक रूप से ऐसे तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनमें उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो इस कारण से ऐसे जो लोग होते हैं इन कारणों से भी कुछ लोग इस तकनीकी का उपयोग नहीं करते हैं और वो जीवन पर्यंत स्टेराइल ही रहते हैं, अर्थात उनमें बंध्यता वाली स्थिति बनी ही रह जाती है। साथ ही कुछ भारतवर्ष में ऐसे भी कुछ नियम हैं जिससे हम दीनहीन बच्चों को, जो कि अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उन्हें गोद ले सकते हैं, और इसके लिए सरकार ने बाकायदा कुछ नियम कानून बना रखे हैं जिसके तहत हम बच्चे को गोद ले सकते हैं और उसे अपना नाम दे सकते हैं।
साथ ही उसकी देखभाल करें। और ऐसा वही करते हैं जो इच्छुक दंपति होते हैं, जो संतान सुख पाना चाहते हैं। तो वो लोग ज़रूरी नहीं कि वो स्टेराइल हैं तो वो संतान का सुख नहीं पाएँ। तो वो अगर नॉर्मली किसी अनाथालय से बच्चे को गोद भी ले लेते हैं तो फिर भी वो उन्हें अपनी संतान के तौर पे उनका पालन-पोषण कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा सबके बस की बात नहीं होती है, ऐसा सब नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेरेडिटी और एवोल्यूशन के। धन्यवाद।